सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया, जैसे हमने भारत के भूगोल की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की नदियाँ। सही है। तो दोस्तों, भारत की नदियों को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। भारत की नदियों को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कौन कौन सा? पहला, हम पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदियाँ। हम इनको दो भागों में डिवाइड करेंगे। उत्तर भारत की नदियाँ और दूसरा दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। ठीक है। तो इसके बाद में दोस्तों, उत्तर भारत की नदियों को भी हम तीन भागों में डिवाइड करके जब पढ़ेंगे, उत्तर भारत की नदियों को हम तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? तो एक तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा गंगा नदी तंत्र। और फिर तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सही है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और दक्षिण भारत की नदियों को भी हम दोस्तों दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहला, या तो इनको ऐसे देखेंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। या पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां और पूरब की तरफ बहने वाली नदियां। देख लेंगे, बंगाल अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां या पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां या पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियां। सिंधु नदी तंत्र की, सिंधु नदी तंत्र। दोस्तों, इसमें हम सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंधु नदी को। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी की। तिब्बत के पठार पर, तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद से, बोखरचू हिमनद से लिखेंगे तिब्बत पठार पर इसे, तिब्बत पठार पर इसे सिंगी, खम्बन और शेरमुख, सिंगी, खम्बन, सिंगी, खम्बन तथा शेरमुख भी कहते हैं। तो भारत में कहां प्रवेश करती है ये?
भारत में ये कहाँ प्रवेश करती है? दमचोक नामक स्थान पर। भारत में ये दमचोक नामक स्थान पर प्रवेश करती है। और ये दमचोक स्थान कहाँ है? ये लद्दाख में है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है वहाँ। और पाकिस्तान में प्रवेश कहाँ पर करती है ये? दर्दिस्तान नामक स्थान पर। दर्दिस्तान नामक स्थान पर। सही दोस्तों, बात करेंगे अब इसकी लंबाई की। तो इसकी लंबाई टोटल 2880 किलोमीटर है। इसकी जो टोटल लंबाई है, इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। अब बात करेंगे इसकी लंबाई की। इसकी लंबाई भारत में कितनी है? सही है ना। ये तो बात की हमने इसकी टोटल लंबाई की 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों 704 किलोमीटर। 704 किलोमीटर। इसके 80% पानी पर, टोटल पानी का जो 80% भाग है उस पर पाकिस्तान का, इसके 80% पानी पर पाकिस्तान तथा 20% पानी पर भारत का अधिकार है। 20% पानी पर भारत का अधिकार है। सही है ना। इसके बाद दोस्तों अरब सागर में, लास्ट में ये सब कुछ करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिरती है। सही है दोस्तों। तो ये इसके बाद में झेलम नदी, इसका उद्गम जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील के पास, शेषनाग झील से होता है। सही है। झेलम नदी पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर, ये पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर, झंग नामक स्थान पर चिनाब में मिल जाती है। चिनाब नदी में मिल जाती है। सही है। भारत में इसकी लंबाई दोस्तों, भारत में झेलम नदी की लंबाई 400 किलोमीटर है। और ये क्या है दोस्तों? झेलम नदी क्या है? जम्मू कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। जम्मू कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी। जम्मू कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी ये क्या है? वुलर झील। वुलर झील का निर्माण करती है। जम्मू कश्मीर में वुलर झील का निर्माण करती है। वुलर झील का निर्माण करती है। अब दोस्तों वुलर झील के बारे में देखते हैं। वुलर झील क्या है? वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी
मीठे पानी की झील। दोस्तों बात करेंगे श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा है। सही है। अभी हम झेलम नदी की बात कर रहे हैं तो बात करेंगे कि श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा है। झेलम नदी के तट पर बसा है। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में किशनगंगा तथा तुलबुल, किशनगंगा तथा तुलबुल विद्युत परियोजना निर्मित है। पुराना नाम इसका वितिस्ता, पुराना नाम इसका वितिस्ता है। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे चिनाब नदी की। सिंधु नदी तंत्र की अगली नदी चिनाब नदी की हम बात करेंगे। इसका जो उद्गम है वो होता है बारालाचा, बारालाचा दर्रे से। ठीक है ना। चिनाब नदी का उद्गम दोस्तों बारालाचा दर्रे से होता है। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। इसका पुराना नाम, चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी, पुराना नाम इसका अस्किनी है। इस नदी पर जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बगलिहार, बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाएं निर्मित है। बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना निर्मित है। जल विद्युत परियोजनाएं निर्मित हैं। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों अगली रावी नदी की। रावी नदी, इसका जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से होता है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से, रोहतांग दर्रे के पास से इसका उद्गम होता है। इसकी रावी नदी की दोस्तों लंबाई की अगर हम बात करें 725 किलोमीटर। रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर। इसका पुराना नाम पुरूषणी या इरावती है। पुराना नाम पुरूषणी या इरावती। या इरावती। रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर थीन बांध निर्मित है। ये नदी पीर पंजाल तथा धौलाधर के मध्य है। पीर पंजाल तथा धौलाधर के मध्य है।
तथा धौलाधर के मध्य चंबा घाटी से प्रवाहित होती है। चंबा घाटी से प्रवाहित होती है, से होकर प्रवाहित होती है। इसके बाद में दोस्तों ये नदी पाकिस्तान के मुल्तान में, पाकिस्तान के मुल्तान नामक स्थान पर ये नदी, रावी नदी पाकिस्तान के मुल्तान नामक स्थान पर चिनाब नदी में, चिनाब नदी में विलीन हो जाती है या चिनाब नदी में मिल जाती है। सही है। इसके बाद में बात करेंगे व्यास नदी की। व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की ही है। व्यास नदी, इसका उद्गम कहां से होता है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले के, इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले के, लाहौल जिले के व्यास कुंड नामक झील से, व्यास कुंड झील से। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। और दोस्तों ये नदी सतलज की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। सतलज की प्रमुख सहायक नदी है। सतलज की प्रमुख सहायक नदी है। इसका पुराना नाम विपाशा या अर्गिकिया, पुराना नाम दोस्तों इसका विपाशा या अर्गिकिया। यह नदी, व्यास नदी पूर्णतः भारत में बहती है। यह नदी पूरी नदी है भारत में बहती है, पूर्णतः भारत में बहती है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर, हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर पोंग या पंडो बांध बने हैं, निर्मित है या बने हैं। इसके बाद में ये नदी पंजाब के, व्यास नदी दोस्तों पंजाब के कपूरथला जिले में, कपूरथला जिले में हरिके नामक स्थान पर, कपूरथला जिले में हरिके स्थान नामक स्थान पर सतलज में विलीन हो जाती है। सतलज में मिल जाती है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका उद्गम कहां से होता है? तिब्बत के पठार पर स्थित राकसताल झील से। तिब्बत पठार पर स्थित, तिब्बत पठार पर राकसताल झील से। तिब्बत पठार पर स्थित राकसताल झील से इसका उद्गम होता है। तिब्बत पठार पर इसे लांगचेन या लोंगचेन कहते हैं।
तिब्बत पठार पर इसे लांगचेन या लॉन्गचेन, लांगचेन या लॉन्गचेन कहते हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश के, भारत में हिमाचल प्रदेश के शिपकीला दर्रे से, शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। ये क्या है? पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती नदी क्या होती है दोस्तों? पूर्ववर्ती नदियां वही नदियां होती हैं जो हिमालय के उद्गम से पहले से वहां पर बह रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं, और आज भी वो हिमालय को काटकर वहीं पर प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, उनको कहते हैं पूर्ववर्ती नदियां। इसके बाद में यह पीर पंजाल में स्थित सिपकी गार्ड का निर्माण करती है। ये पीर पंजाल में, पीर पंजाल में सिपकी गार्ड का निर्माण करती है। सिपकी गार्ड का निर्माण करती है, सिपकी गार्ड का निर्माण करती है। इस पर, इस नदी पर भाखड़ा, इस नदी पर भाखड़ा और नांगल बांध बने हैं। भाखड़ा बांध कहां पर है? भाखड़ा बांध है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, तथा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, सही है ना? नांगल बांध कहाँ है? पंजाब में। इस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बने हैं। भाखड़ा बांध भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। पर सतलज नदी पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। हरिके बैराज का निर्माण इसी नदी पर किया गया है। हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। ठीक है। पंजाब के कपूरथला में स्थित है ये। पंजाब के कपूरथला में स्थित है हरिके बैराज। हरिके बैराज से क्या है? देश की सबसे लंबी सिंचाई नहर यहीं से निकाली गई है। हरिके बैराज से देश की सबसे लंबी सिंचाई नहर, सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर, जिसका नाम है इंदिरा गांधी या राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी या राजस्थान नहर इसी नदी से निकाली, इसी बैराज से निकाली गई है।
और दोस्तों सतलज का पुराना नाम सतुद्री है। इसका पुराना नाम सतुद्री है। सही दोस्तों, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। आज हमने भारत की नदियों में सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन किया है। सही है दोस्तों, तो इस टॉपिक से दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दूसरी बात, हमारे चैनल को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, ताकि उनको भी हमारी क्लास का लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था भारत की नदियां, जिसमें हमने आज सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन किया है। अगली क्लास में मुलाकात करेंगे गंगा नदी तंत्र के साथ में। सही है, अगली क्लास में हम गंगा नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।